दोस्तों, स्वागत है आपका गुलशान हॉरर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानी जिसका नाम है तहखाने का श्राप। कहते हैं गांव की सीमा पर बनी सदियों पुरानी हवेली के नीचे एक ऐसा तहखाना है जहां मौत से भी गहरी खामोशी बसी है, जहां कदम रखते ही इंसान जिंदा वापस नहीं आता। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक और डरावनी यात्रा के लिए। और हाँ दोस्तों, हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराने में जल्दी से मदद करें ताकि आपका स्पेशल गिफ्ट सीधे आपके पास पहुंच सके। गिफ्ट इसके लिए अपने नाम और गांव का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी शुरू करते हैं। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक विशाल और जर्जर हवेली खड़ी थी। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं। लंबी लंबी दरारें दीवारों में ऐसे फैली हुई थीं जैसे कोई डरावना नक्शा बना हो। चारों तरफ कंटीली झाड़ियां और सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां हवाओं में ऐसे चरमराती जैसे कोई रो रहा हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, उस हवेली के पास मत जाना, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी के कराहने की, कभी जंजीरों के घिसटने की, और कभी अचानक तेज चीख की। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है और इसके भीतर एक पुराना तांत्रिक का आत्मा बंद है। राहुल, अर्जुन और मोहित 3 बचपन के दोस्त थे। राहुल सबसे ज्यादा जिज्ञासु और निडर था। एक दिन जब शाम का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था, राहुल ने दोनों दोस्तों से कहा, आज रात हम हवेली के अंदर चलेंगे, देखते हैं असल में वहां है क्या। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राहुल, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लोग कहते हैं वहां आत्माएं घूमती हैं। लेकिन मोहित के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अगर राहुल जा रहा है तो मैं भी चलूंगा, कम से कम ये राज खुल जाएगा। तीनों ने तय कर लिया कि रात को 12 बजे हवेली के पास मिलेंगे। चांदनी रात में जंगली कुत्तों के भौंकने और ठंडी हवा के बीच वे हवेली के गेट के पास पहुंचे। लोहे का पुराना जंग लगा दरवाजा हवा में हिलकर डरावनी छर्र छर्र की आवाज कर रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा कर्र की आवाज के साथ खुला और एक बदबूदार ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर अंधेरा था, ऐसा लगा मानो ये हवेली उन्हें निगलने के लिए तैयार खड़ी हो। जैसे ही राहुल, अर्जुन और मोहित ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला, एक भयानक चरमराहट की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी, सीली और नमी भरी हवा उनके चेहरों से टकराई। ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर की हवा कई सालों से बंद पड़ी हो और अब बाहर निकलने के लिए तड़प रही हो। अंदर अंधेरा बिल्कुल गहरा था, इतना कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी धूल के मोटे परतों से टकराकर धुंधली पड़ गई। सीलन और सड़न की बदबू नथुनों में घुसकर घुटन पैदा कर रही थी। दीवारों पर पुराने, फटे और आधे गिरे हुए पर्दे हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। कई जगह दीवारों का प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर चुका था और लकड़ी के फर्श के तख्ते हर कदम पर चरमरा रहे थे, मानो किसी अनदेखी चीज को उनकी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही। अचानक अर्जुन की नजर बाईं दीवार पर पड़ी, जहां एक बहुत पुराना चित्र टंगा हुआ था। उसमें एक आदमी और औरत खड़े थे। दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें इतनी गहरी और ठंडी कि देखने वाले को बेचैनी हो। चित्र के फ्रेम के नीचे मोटी धूल जमी थी और पेंटिंग में दिख रहे लोगों की आंखें टॉर्च की रोशनी पड़ते ही ऐसे चमकियों जैसे वो जीवित हों। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, ये पेंटिंग, इसकी आंखें हमें घूर रही हैं। राहुल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। तभी हवेली के पिछले हिस्से से एक धीमी सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो हर कदम के साथ हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं होगा। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे।
हर कदम के साथ हवेली का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था, जैसे दीवारें उनकी हर हरकत को महसूस कर रही हों। लकड़ी का फर्श उनके पैरों के नीचे चरमराता और कभी कभी ऐसा लगता जैसे नीचे से कोई उसी लय में चरमराहट वापस कर रहा हो। आवाज उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में बने एक लंबे संकरे गलियारे तक ले आई। गलियारे में जाले लटके हुए थे और बीच बीच में छत से पुराने टूटे फूटे लैंप लटक रहे थे। टॉर्च की रोशनी में लैंपों की छाया दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थी, जो हिलती डुलती हुई इंसानी शक्लों जैसी लग रही थी। गलियारे के अंत में एक बड़ा पुराना दरवाजा था। उस पर भारी भरकम लोहे का ताला लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताले में जंग होने के बावजूद वह हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई धीरे धीरे उसे खटखटा रहा हो। मोहित ने कांपते हुए कहा, यह अंदर कौन हो सकता है? हवेली तो सालों से खाली है। राहुल ने साहस दिखाने की कोशिश की और ताले को हाथ लगाया। ताले को छूते ही उसके हाथ में एक ठंडी बर्फ जैसी सनसनी दौड़ गई। अर्जुन ने तुरंत हाथ खींचते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है, यह दरवाजा खोलना सही नहीं होगा। लेकिन तभी दरवाजे के अंदर से धीमी खुरदुरी आवाज आई, मदद करो, मुझे यहां से निकालो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी कमजोर थी जैसे किसी ने बरसों से पानी न पिया हो। मोहित ने डरते डरते कहा, शायद कोई फंस गया है, हमें खोलना चाहिए। राहुल ने ताले को जोर से झटका दिया और आश्चर्य की बात यह कि वह तुरंत खुल गया, जैसे सालों का जंग अचानक गायब हो गया हो। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खोसी गई। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसी पल उनके कानों में चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब तुम हमारे हो। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, हवेली के उस कमरे का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा का एक झोंका उनके गालों को छूकर निकल गया, लेकिन उसमें मिट्टी, खून और सड़ांध की मिलीजुली गंध थी। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे बैटरी खत्म होने वाली हो, और उनकी सांसें अपने आप तेज हो गईं। कमरे के चारों ओर मोटी दीवारें थीं, लेकिन उन पर अजीब सी उभरी हुई आकृतियां नजर आ रही थीं, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर हाथ पैर पटक पटक कर निशान छोड़े हों। कहीं कहीं उंगलियों के लंबे खुरदरे निशान ऊपर तक खींचे हुए थे, मानो कोई वहां से भागने की कोशिश कर रहा हो। अचानक अर्जुन ने देखा, एक जगह पर दीवार मानो हिल रही थी। उसने पास जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे दीवार के अंदर से कोई सांस ले रहा हो। अगले ही पल दीवार से एक काली चिपचिपी हथेली बाहर निकल आई और उसने अर्जुन की टॉर्च पकड़ने की कोशिश की। राहुल ने डर के मारे उसे खींचकर पीछे किया, लेकिन टॉर्च जमीन पर गिर गई। कमरे में अंधेरा घिर गया और उसी पल दीवारों में छुपे साए जोर जोर से फुसफुसाने लगे, तुम देर से आए, अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अचानक दीवारों से कई पतली पतली काली आकृतियां रेंगती हुई बाहर आने लगीं। उनके चेहरे धुंध में ढके थे, लेकिन उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उनमें से एक साया आगे बढ़ा और मोहित के कान के पास आकर बोला, हम भूखे हैं, बहुत भूखे। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अब पत्थर की दीवार में बदल चुका था। पीछे से साए करीब आते जा रहे थे और तभी कमरे के बीचों बीच फर्श फटने लगा, जैसे नीचे कोई गड्ढा खुल रहा हो। उस गड्ढे से काली धुंध उठी और उसमें से हड्डियों से बना एक लंबा डरावना आकृति बाहर आई। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें कांपने लगीं, तुम तीनों अब मेरी दुनिया का हिस्सा फर्श का दरार अब एक गहरी खाई में बदल चुकी थी, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना असंभव था। उस खाई से उठती काली धुंध इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। धुंध में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे सड़ी हुई लाशें और जली हुई लकड़ी की गंध एक साथ मिल गई हो। अर्जुन, राहुल और मोहित पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमरे के कोने अब वहां नहीं थे। जैसे जैसे वे पीछे हटते, दीवारें खिंचती चली जातीं और चारों ओर सिर्फ अंधेरा फैलता जा रहा था।
फर्श के दरार से निकलने वाली वो लंबी हड्डियों वाली आकृति अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसके शरीर पर मांस नहीं था, लेकिन उसकी हड्डियों पर लाल धागों जैसी नसें लिपटी हुई थीं जो धड़क रही थीं। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें अंधेरे का इतना गहरा साया था कि सीधा देखने पर चक्कर आने लगे। उसने अपने लंबे तेज नुकीले हाथ फर्श पर मारे और अचानक पूरी हवेली की जमीन हिल गई। साथ ही खाई के नीचे से अजीब आवाजें आने लगी, चीखें, रोने की आवाज और किसी के दांत पीसने की घुरघुराहट। आओ मेरे साथ चलो, जहां से कभी लौट नहीं सकते। उस प्राणी ने अपने हड्डी जैसे उंगलियों से उन्हें खाई की तरफ इशारा किया। अचानक खाई के चारों ओर लोहे की जंजीरें उभर आईं, जिनके सिरे खुद ब खुद उनकी टांगों और हाथों में लिपटने लगे। राहुल ने पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें जैसे जिंदा हों कसती चली गईं। अर्जुन चीखा, हमें छोड़ दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? उस आकृति ने धीरे धीरे अपनी खोपड़ी उठाई और फुसफुसाया, इस हवेली में जो भी कदम रखता है वो मेरे नीमों का हिस्सा बन जाता है। तुम सिर्फ अगले शिकार हो। जंजीरों ने तीनों को खाई के किनारे खड़ा कर दिया। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमक रही थीं। और जैसे ही वो गिरने वाले थे, अचानक पूरे कमरे में एक औरत की चीख गूंजी, उन्हें छोड़ दे। तीनों ने सिर घुमाया। दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा धुंध में छुपा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से हवेली की हवा बदलने लगी। दरवाजे के पास खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत की मौजूदगी से पूरा कमरा जैसे कांप उठा। हड्डियों वाला वो प्राणी उसके आते ही पीछे हटने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसके पैरों के नीचे हल्की सी चमक थी, जैसे जमीन पर कोई पवित्र चिन्ह खुद ब खुद उभर आया हो। तीनों दोस्त अर्जुन, राहुल और मोहित अभी भी लोहे की जंजीरों में बंधे थे, लेकिन जैसे ही औरत ने अपनी हथेली उठाई, जंजीरें तपते लोहे की तरह लाल होकर टूट गईं और गिर पड़ीं। तीनों लड़खड़ाते हुए उससे कुछ दूरी पर खड़े हो गए, लेकिन उनके मन में डर और सवालों का तूफान था। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और हमें क्यों बचा रही हैं? औरत ने अपनी धीमी लेकिन गूंजदार आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने इस हवेली में कभी जीना चाहा था, लेकिन मौत ने मुझे यहां कैद कर लिया। उसके बोलते ही हवा में अजीब ठंडक घुल गई। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, आप भूत हैं? उसने हल्की मुस्कान दी, हाँ, लेकिन मैं उस तरह की आत्मा नहीं जो नुकसान पहुंचाए। मैं इस हवेली की आखिरी रक्षक हूं, क्योंकि यहां जो बुरा है वो सिर्फ बाहर वालों का नहीं, मेरी आत्मा का भी दुश्मन है। इतने में वो हड्डियों वाला प्राणी खाई के किनारे चढ़ने लगा। उसके जोड़ों से खून जैसा काला तरल टपक रहा था। वो गुर्राया, तू फिर बीच में आ गई। तेरी आत्मा तुम्हें कब का निगल चुका होता अगर ये हवेली तुझे ना बांध रखती। औरत ने अपनी कमर से एक पुराना तांबे का तावीज निकाला और हवा में लहराया। तावीज से तेज नीली रोशनी निकली जो सीधा उस प्राणी के चेहरे पर पड़ी। वो चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन खाई में गिरने के बजाय वो दीवार पर चढ़ गया और धुंध में गायब हो गया। औरत ने सांस लेते हुए तीनों से कहा, तुम्हारे पास समय कम है। यह हवेली अब जाग चुकी है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सूरज उगने से पहले यहां से निकल जाओ, वरना यह जगह तुम्हें भी अपने अंदर खींच लेगी। मोहित ने घबरा कर पूछा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? सारे दरवाजे तो बंद हैं। उस औरत ने धीरे से मुड़कर हवेली के अंदर एक अंधेरे गलियारे की तरफ इशारा किया। रास्ता वही है, लेकिन वो आसान नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हारा सामना उस अंधेरी दुनिया के पहरेदारों से होगा। इतना कहकर उसने उनकी तरफ पीठ मोड़ी और धुंध में गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी, याद रखना, मेरे बिना ये हवेली पार करना नामुमकिन है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना समय गंवाए उस अंधेरे गलियारे की तरफ बढ़ गए, जहां उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अंधेरे गलियारे में कदम रखते ही तीनों दोस्तों को महसूस हुआ कि हवेली की हवा अब पहले से भी ज्यादा भारी और दमघोटू हो गई है। दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। लकड़ी का फर्श हर कदम पर चरमराता और गलियारे में फैली नमी से सड़ांत की गंध उठ रही थी। मोहित ने कांपते हुए फुसफुसाया, ये रास्ता सही तो है ना? अर्जुन ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अचानक गलियारे के बीचों बीच एक पुराना लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके सामने धुंध इकट्ठा होने लगी।
धुंध से एक लंबा सा साया बनकर उभर आया। एक आदमी, लेकिन उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, जैसे किसी ने उसे मोटी सिलाई से सी दिया हो। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। उसके हाथ में एक जंग लगा भाला था जिसकी नोक पर सूखी खून की परत जमी थी। वो भारी आवाज में बोला, ये गलियारा तुम्हारे लिए नहीं, लौट जाओ वरना तुम्हारा नाम भी इस हवेली की दीवारों में कैद हो जाएगा। राहुल ने डर के बावजूद कहा, हमें यहां से बाहर निकलना चाहते हैं, हमें जाने दो। पहरेदार ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके हंसी जैसी अजीब आवाज निकाली और धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। उसके हर कदम पर फर्श जैसे पिघल रहा था और उसके पैरों के नीचे काले हाथ जमीन से निकलकर फड़फड़ाने लगते। मोहित ने राहुल और अर्जुन को खींचकर पीछे किया, लेकिन पहरेदार ने गलियारे की दीवारों को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस पर सीधा हमला करना। मोहित को अचानक याद आया कि सफेद साड़ी वाली औरत ने जाते वक्त उसके हाथ में एक छोटा सा तांबे का सिक्का रख दिया था और कहा था, जब साया तुम्हें घेर ले इसे अपने दिल के पास रखना। मोहित ने सिक्का अपनी छाती पर रखा और जोर से पहरेदार की तरफ बढ़ा। सिक्के से अचानक तेज सुनहरी रोशनी निकली जो सीधा पहरेदार के सीले हुए चेहरे पर पड़ी। पहरेदार की चीख गलियारे में गूंज उठी। उसका चेहरा जैसे जलने लगा और धुएं में बदलकर हवा में बिखर गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और गलियारे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन जाने से पहले वो जलता हुआ चेहरा आखिरी बार बोला, पहला दरवाजा तुमने पार कर लिया, लेकिन आगे जो है वो मौत से भी बुरा है। दरवाजे के पार कदम रखते ही तीनों दोस्तों की सांस जैसे रुक गई। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी उंगलियां सुन्न होने लगीं। छत से लोहे की जंजीरें लटक रही थीं, जिनके सिरे पर जंग लगे पुराने हुक लगे थे और कुछ पर सूखी खून की परत जमी थी। कमरे की दीवारें लाल रंग से नहीं बल्कि असली खून से सनी हुई थीं। फर्श पर हर तरफ धब्बे थे, पुराने और नए, जैसे इस कमरे में किसी ने हाल ही में भी कुछ किया हो। बीच में एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा था जिस पर अजीब तरह के निशान खुदे हुए थे। वो निशान देखने में किसी पुराने तंत्र मंत्र के प्रतीक जैसे लग रहे थे। मोहित ने डर के मारे फुसफुसाया, ये जगह किसी का बलिदान देने के लिए इस्तेमाल हुई है। अर्जुन, जो अभी भी कंधे के दर्द से कराह रहा था, ने कहा, हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन तभी दीवार के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक से खुद ब खुद आवाज आने लगी, धप धप धप, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। राहुल ने साहस जुटाकर धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर से एक छोटा सा गुड़िया जैसा पुतला निकला, लेकिन वो पुतला इंसानी बालों और खाल से बनाया गया था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, पुतला अचानक उसकी हथेली में चिपक गया और उसकी त्वचा में घुसने लगा। राहुल चीख उठा, उतारो इसे, उतारो। मोहित और अर्जुन ने मिलकर खींचा, लेकिन पुतला अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी कमरे की दीवारों से लाल धुंध निकलने लगी और उसके बीच से एक महिला की परछाई बनने लगी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों में सिर्फ सफेद खालीपन था। वो चीखते हुए बोली, मेरे बिना ये कमरा छोड़कर नहीं जाओगे। महिला ने अपने जलते हाथ से राहुल के गले को पकड़ा, लेकिन तभी मोहित ने तांबे का सिक्का दोबारा निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। सिक्का महिला के माथे पर लगते ही वो जोर से चिल्लाई और लाल धुंध के साथ गायब हो गई। पुतला भी राहुल के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, मानो वो जानता हो कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कमरे के पिछले कोने में एक और लोहे का दरवाजा खुल गया, लेकिन उसके पार सिर्फ काला अंधेरा था, जिसमें कोई आवाज लगातार फुसफुसा रही थी, आगे बढ़ो, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। जैसे ही तीनों ने उस लोहे के दरवाजे के पार कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया।
वो हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी हड्डियां तक जमने लगी। सामने कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा जिसमें उनकी टॉर्च की रोशनी भी निगल जाती थी। हर कदम के साथ नीचे की जमीन गीली होती जा रही थी। पानी में कुछ फिसलन थी, जैसे नीचे काई लगी हो या शायद खून का चिपचिपापन। दीवारों पर हाथ लगाते ही महसूस हुआ कि वो पत्थर नहीं बल्कि किसी जीवित चीज की त्वचा जैसी हैं, जो हल्की हल्की सांस ले रही थी। अचानक अंधेरे में एक एक करके लाल आंखें खुलने लगीं। पहले एक जोड़ी, फिर दो, फिर दर्जनों। उन आंखों से नफरत और भूख टपक रही थी। राहुल ने डर के मारे फुसफुसाया, ये इंसान नहीं है। तभी एक गहरी और भारी आवाज अंधेरे से गूंजी, तुम मेरे घर में घुसे हो, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। अंधेरे के बीच से एक विशाल आकृति सामने आई। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन सिर किसी सड़ते हुए भैंसे जैसा, जिसके सींग मुड़े हुए थे और मुंह से काले धुएं के साथ खून टपक रहा था। उसकी लंबाई इतनी थी कि वो छत को छू रहा था। उसके पैरों की जगह खुर थे और हर कदम पर जमीन हिल रही थी। मोहित ने तुरंत तांबे का सिक्का उठाकर उसे दिखाया, लेकिन इस बार वो राक्षस हंसा। ये सिक्का उस मालिक को नहीं रोक सकता, मैं हवेली का असली श्राप हूं। अचानक लाल आंखों वाले सैकड़ों साए दीवारों से अलग होकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। अर्जुन ने अपने बैग से माचिस निकालकर मोमबत्ती जलाई, जिसे उन्होंने पहले मंदिर में पाया था। जैसे ही मोमबत्ती की लौ जली, वो साए पीछे हटने लगे, लेकिन राक्षस और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने एक हाथ में राहुल को उठाकर दीवार से जोर से पटका। राहुल का सिर फटने ही वाला था कि मोहित ने पूरी ताकत से मोमबत्ती उस राक्षस के सीने पर फेंक दी। लौ लगते ही उसके शरीर से काले कीड़े निकलने लगे और वो दर्द से तड़पने लगा। लेकिन मरने से पहले उसने गरज कर कहा, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन हवेली को नहीं। ये हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। उसके गायब होते ही पूरी सुरंग हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे और एक तेज खिंचाव ने तीनों को बाहर की ओर धकेल दिया। आंखें खोलते ही उन्होंने खुद को हवेली के बाहर पाया, लेकिन हवेली अब भी उनके सामने खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा भयानक। और सबसे डरावनी बात, राहुल के हाथ में फिर वही मुस्कुराता हुआ पुतला था, जिसकी आंखें अब लाल चमक रही। रात के 3 बजे गांव में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन मोहित, राहुल और अर्जुन के घरों में बेचैनी का माहौल था। राहुल के हाथ में मिला लाल आंखों वाला पुतला अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसका चेहरा बदलता जा रहा था। कभी वो मुस्कुरा रहा था, कभी गुस्से में दांत दिखा रहा था। मोहित ने गुस्से में कहा, हमें इसे अभी जला देना चाहिए। उन्होंने गांव के पुराने शमशान में जाकर पुतले को आग लगाई, लेकिन जैसे ही आग ने पुतले को छुआ, हवेली की दिशा से एक भयानक चीख गूंजी। आसमान में बादल जमा हो गए और चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी। आग बुझ गई और पुतला राख बनने के बजाय वापस मोहित के पैरों के पास आके बैठ गया। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, यह चीज हमारे साथ बन चुकी है। अचानक पुतले के मुंह से काला धुआं निकलकर एक इंसानी आकृति बनाने लगा। वो आकृति वही राक्षस था जो उन्होंने हवेली में देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने कहा, तुमने सोचा था कि मुझे हरा दिया। हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। तभी राहुल की आंखें सफेद हो गईं और उसके चेहरे पर वही राक्षस जैसी मुस्कान आ गई। वो धीमी आवाज में बोला, मैं अब तुम में से एक हूं और अगला शिकार तुम्हारा ही होगा। मोहित और अर्जुन भागने लगे, लेकिन गांव की गलियां बदल चुकी थीं। हर मोड़ उन्हें हवेली के अंदर ले जा रहा था, जबकि वो बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। दीवारों पर खून से उनके नाम लिखे थे और हर कमरे में उनका भविष्य दिख रहा था। मोहित को फांसी पर झूलते हुए, अर्जुन को जमीन में गड़े हुए और राहुल को हंसते हुए उनकी कब्र खोदते हुए। आखिरी कोशिश में मोहित ने अपनी जेब से वो तांबे का सिक्का निकाला जो उसने पहले छिपा रखा था।
उसने उसे जमीन पर फेंका और चिल्लाया, अगर हवेली हमारी है तो हम इसके मालिक हैं और मालिक को श्राप नहीं लगता। सिक्का जमीन पर गिरते ही रोशनी की एक लहर फैली। सारे साए चीखते हुए गायब हो गए, हवेली की दीवारें धूल में बदल गईं और राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। राहुल होश में आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। मोहित और अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे घर लौटे तो उनके दरवाजे के पास वही पुतला बैठा था। इस बार उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। नीचे एक छोटा सा कागज पड़ा था, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हवेली खत्म नहीं हुई है, बस अगली रात का इंतजार कर रही तो है। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। क्या सच में हवेली का श्राप खत्म हुआ या बस अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? शायद जवाब हमें कभी ना मिले, लेकिन अगर आप कभी रात के सन्नाटे में अपने दरवाजे पर कोई अजीब पुतला देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ खिलौना नहीं, ये मौत का न्योता हो सकता है। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि डर यहीं खत्म नहीं होता। गिफ्ट आपके लिए तैयार है, बस जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराइए। अपना नाम और गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि अगली कहानी में आपका जिक्र हो सके। धन्यवाद। अगली रात तक सावधान रहिए।